वेलकम टू द लीगल चैनल बीपीटीसी बैरिस्टर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कम्प्लीटली जो है वो कवर करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कंपनी के मेजर डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। जब भी आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो आपने इन तीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मद्देनज़र रख के आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी आपने बिज़नेस करना है वो तमाम मालूमात आपने आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में आपने लाजमी बताना होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसको कवर करने के लिए हमारे पास जो मेन हेडिंग्स हैं वो 5 हैं। इसमें जो पहले नंबर पे है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, किस कंपनी में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, कौन सी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकती है, रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड, कि जो आर्टिकल्स हमने प्रिपेयर करने हैं उसको किस फॉर्म में प्रिंट करना है, सिग्नेचर किसके होने चाहिए। नंबर 3 है कंटेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो हमने आर्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं उनमें कौन सी चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है, कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। नंबर 4 पे है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, जो पहले हमने आर्टिकल्स बना दिए हैं उनमें अगर कोई चेंज करना है तो वो चेंज कैसे करनी है, अल्ट्रेशन करके उसका क्या हमने करना है, अल्ट्रेशन कैसे करनी है, ये भी हम पढ़ेंगे। नंबर 5 पे इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स, यानी जो हमने आर्टिकल्स को चेंज किया है उस चेंज करने के बाद क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो इनको अब हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, यानी मर्ज़ी है कि करें या ना करें। लिमिटेड बाय शेयर्स में ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन। लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी कंपनी होती है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं इसको बता देता हूँ। लिमिटेड बाय शेयर्स ऐसी कंपनी होती है कि जिसमें सिर्फ एक जो शेयर होल्डर होता है, एक कंपनी में उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो उसके शेयर्स की हद तक उसकी लाइबिलिटी है, सिर्फ शेयर्स की हद तक। एक शेयर होल्डर जो है, जितने उसके एक कंपनी में शेयर्स हैं उसकी लाइबिलिटी उसकी शेयर्स की हद तक है। एक शेयर होल्डर है, उसकी एक कंपनी में 5 करोड़ के शेयर्स हैं। कंपनी का वैसे तो बिज़नेस 100 करोड़ का है, लेकिन एक आदमी है, एक शेयर होल्डर जो है उसका एक कंपनी में 5 करोड़ के शेयर्स हैं। तो अगर कल को कोई नुकसान हो जाता है तो वो सिर्फ 5 करोड़ तक अपना नुकसान बेयर करेगा, या कंपनी को फ़ायदा होता है तो वो 5 करोड़ तक उसमें से अपना प्रॉफिट ले लेगा। उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 5 करोड़ की हद तक है, ज़्यादा नहीं है। एंड रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी, और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी है उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी होती है, इसमें एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज़ मेंबर्स एंड नॉट शेयर होल्डर्स। अब जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें भी हम शेयर होल्डर पढ़ते हैं, जो अनलिमिटेड कंपनी है इसमें भी हम शेयर होल्डर पढ़ते हैं, लेकिन जो लिमिटेड बाय गारंटी है इसमें हम शेयर होल्डर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे इसके मेंबर्स होते हैं। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज़ मेंबर्स एंड नॉट शेयर होल्डर्स, इसमें मेंबर्स होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स होते हैं। अब जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है इसमें मेंबर्स की गारंटी कैसे, मतलब लिमिटेड बाय गारंटी जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है, गारंटी कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, कब लेनी है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि जब कंपनी को आपने वाइंड अप करना है, जब कंपनी को आपने वाइंड अप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कंपनी के तमाम जो मैटर्स हैं फिर उनको भी वाइंड अप करना है। अब जब आपने कंपनी को वाइंड अप करना है, अगर कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, मिसाल के तौर पर कंपनी ने कोई कर्ज़ा लिया हुआ था, 50 करोड़ कंपनी ने कर्ज़ा लिया हुआ था, अब वो कर्ज़ा जब आपने कंपनी को वाइंड अप करना है, क्लोज़ करना है, तो वो कर्ज़ा भी वापस करना है, तब कंपनी वाइंड अप होगी, तब प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्योंकि वाइंड अप करने के लिए भी लीगल प्रोसेस है। उसको जब आपने कंप्लीट करना है तो ज़ाहिर बात है जब तो फिर आपने जो कंपनी का कर्ज़ है वो भी वापस करना है। तो लिमिटेड बाय गारंटी यहाँ एक अमाउंट फ़िक्स करवाई जाती है मेंबर्स से, कि जब कंपनी को वाउंड अप करना है और हमने पैसे वापस करने हैं, मिसाल के तौर पर कंपनी पे डेट था, अब वो वापस करना है, लेकिन जब कंपनी को आपने क्लोज़ करना था तो कंपनी के पास एसेट्स नहीं थे, कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि कंपनी अपना कर्ज़ा उतार सकती। तो ये एक अमाउंट फ़िक्स करवाई जाती है मेंबर्स से कि जब कंपनी को हमने क्लोज़ करना है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि तमाम मेंबर्स जो हैं, ये एक अमाउंट फ़िक्स है, इसको आपने कंट्रीब्यूट करना है तमाम मेंबर्स ने। यानी अब मेंबर्स थे 5, कंपनी के जो लिमिटेड बाय गारंटी है इसके मेंबर्स थे 5,
और कंपनी को आपने बाउंड अप करना है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो था 10 करोड़ का। अब कंपनी के इतने एसेट्स नहीं है कि वो अपना कर्जा उतार सके, तो जो जितने मेंबर्स हैं उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट करना है। 2-2 करोड़ 5 मेंबर्स हैं और सब 2-2 करोड़ उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि एक मेंबर के मैं 1 करोड़ दूंगा, दूसरा के मैं 5 करोड़ दे देता हूँ, इस तरह भी हो सकता है। यानी ये जो लिमिटेड बाय गारंटी में आपने एक अमाउंट के लिए वादा किया होता है ना, जो आपने अमाउंट फ़िक्स की होती है, वो अमाउंट भी आपने आर्टिकल्स में मेंशन करनी होती है पहले। और एन अनलिमिटेड कंपनी, और अनलिमिटेड कंपनी जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि लिमिटेड बाय शेयर्स में तो उसकी लाइबिलिटी उसकी शेयर्स की हद तक है, लेकिन जो अनलिमिटेड कंपनी है इसमें उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि एक आदमी है उसकी पूरा बिज़नेस ही उसका अपना है, तो उसकी लाइबिलिटी उसमें भी उसकी अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना नुकसान हुआ वो भी उसने खुद ही पे करना है, जितना मुनाफा हुआ वो भी उसने खुद ही पे करना है। अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में है, एक कंपनी whose shareholders will have to use their money or property to pay the company's debts if it fails financially। अब यही बात आ गई कि कंपनी के ऊपर कर्जा था, कंपनी ने पे करना था अपने अकाउंट से, लेकिन कंपनी फेल हो गई, उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो फिर जो उसके डायरेक्टर्स होंगे वो अपनी जेब से अपनी पॉकेट से फिर उस कंपनी के कर्जे को उतारेंगे, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आल्सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। अब सब्सक्राइबर कौन से होते हैं? सब्सक्राइबर होता है, अ सब्सक्राइबर इज़ द ओरिजिनल एंड फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द लिमिटेड कंपनी। ये वो आदमी होता है जो सबसे पहले कंपनी के शेयर्स को ख़रीदता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो सब्सक्राइबर होते हैं यही फिर डायरेक्टर बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाते हैं, ये इनमें से ही फिर होता है। लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं, उस वक्त इनका जो मेमोरेंडम को आर्टिकल्स को साइन सब्सक्राइबर्स ही करते हैं। आर्टिकल्स मस्ट प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी आपने आर्टिकल प्रिपेयर करने हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मौजूदगी में होंगे, उसको मद्देनज़र रख कर ही तैयार किए जाएंगे। इट टेल्स अस अबाउट द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंपनी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपनी के मेजर डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स से हमें कंपनी के इंटरनल मैटर्स का पता चलता है कि कंपनी के अंदर किस टाइप का बिज़नेस हो रहा है, कंपनी के अंदर किस किस आदमी की कौन कौन सी लाइबिलिटी है। ये चीज़ें हमें इन जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे पता चलता है। जब भी आपने किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट करना है तो ज़रूरी है कि आप उस कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं, उसके कंपनी के जो मेमोरेंडम है वो आप उनको एक दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद इसकी मज़ीद जो हैं कुछ इसके पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट इसमें आता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अडॉप्ट द टेबल ए इन फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके अंदर एक टेबल ए है फर्स्ट शेड्यूल में, वो इसने अडॉप्ट करना होता है। अच्छा, नंबर 2 पे है, इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी या कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, इफ़ कंपनी हैज़ अ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विद विच अ बिज़नेस इज स्टार्टेड, ठीक है। इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। यानी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए फिर आपको फ़ंड भी चाहिए, पैसे तो चाहिए ना। अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पैसे चाहिए, जिसको इस ज़बान में शेयर कैपिटल बोलते हैं। दैन मेंशन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द आर्टिकल्स। अब वो कहते हैं कि जितना भी आपने कंपनी का शेयर कैपिटल है वो आपने भी आर्टिकल्स में मेंशन करना है कि इतना हमारा शेयर कैपिटल है। मिसाल के तौर पर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, अब आपने उसके अंदर ये बताना है कि हमने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर किया है इसके लिए हम ये रकम रखेंगे। अब वो 100 करोड़ है, 2 अरब है, वो आपने इनिशियली आपने उसमें आर्टिकल्स में आपने मेंशन कर देना होता है। अच्छा, उसके बाद इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इफ़ द कंपनी हैज़ नो शेयर कैपिटल द आर्टिकल शैल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब एक कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल कैसे हासिल करेगी? शेयर कैपिटल वो ऐसे हासिल करेगी कि एक कंपनी जो है वो अपनी शेयर इशू करेगी, वो लोगों को अपने शेयर देगी, और लोग जो हैं वो पब्लिक जो है वो शेयर ख़रीदेगी कंपनी के, और बदले में क्या करेगी? कंपनी को पैसे देगी। इस तरह कंपनी को फ़ंड मिल जाएंगे और लोगों को शेयर मिल जाएंगे, उनका भी इसमें शेयर होल्डर बन जाएंगे इनके। अच्छा, नंबर 3 जो है, इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इफ़ द कंपनी हैज़ नो शेयर कैपिटल। अब कहते हैं कि अगर एक कंपनी है वो अपना शेयर कैपिटल इशू नहीं करती, द आर्टिकल शैल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फिर क्या होगा कि वो जो कंपनी है वो बताएगी कि किन किन मेंबर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है।
एक तो हमने बात किया कि कंपनी को फ़ंड चाहिए तो उसने शेयर कैपिटल इशू करने हैं, शेयर कैपिटल उसको चाहिए तो फिर उसने जो शेयर्स हैं वो इशू करने होते हैं, तब उसको फ़ंड्स मिलते हैं। लेकिन अगर वो शेयर इशू नहीं करती तो फिर उसको फ़ंड कैसे मिलेंगे? तो उसका फिर ये तरीका है कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। यानी अब उनको मिसाल के तौर पर कंपनी को चाहिए थे, शेयर कैपिटल चाहिए था 10 लाख का, तो कंपनी ने कहा कि चलें हम इन जो शेयर्स हैं हम पब्लिक को इशू नहीं करते, हम ये जो 10 लाख है ना ये आपस में तकसीम डिवाइड करके कंट्रीब्यूट करके ना कंपनी को दे देते हैं। 5 आदमी थे, उन्होंने 2-2 लाख अपना कंट्रीब्यूट करके कंपनी को दे दिया। इस तरह कंपनी के पास शेयर कैपिटल बन गया। एक तो ये तरीका है। नंबर 2 में जो बताया गया है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में आता है कि आपने अपने शेयर इशू कर दिए हैं और लोगों ने शेयर्स ख़रीद लिए हैं और आपको पैसे दे दिए हैं, इस तरह आपको फ़ंड मिल गए और लोगों को उनका शेयर मिल गया। नंबर 3 में उन्होंने बताया कि कंपनी जो होती है ये अगर अपना शेयर इशू नहीं करते तो फिर कैपिटल अगर तो शेयर इशू नहीं करते तो फिर उनको कैपिटल कैसे मिलेगा? द आर्टिकल शैल स्टेट द नंबर ऑफ़ मेंबर्स। तो जितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है उन मेंबर्स वो मेंबर्स की तादाद आपने आर्टिकल्स में मेंशन करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो ज़ाहिर बात है जो मेंबर्स हैं उन्होंने ख़ुद कंट्रीब्यूट किया है, वो लोगों को अपने शेयर्स नहीं देना चाहते, उन्होंने ख़ुद कंट्रीब्यूट करके कंपनी को पैसे दे दिए। नंबर 4 है द आर्टिकल ऑफ एवरी कंपनी शैल बी विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। अब जो भी आपने आर्टिकल प्रिपेयर करने हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उनमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होना चाहिए। ड्राफ्टेड इन ईजी मैनर, आप ऐसे मैनर में उसको ड्राफ्ट करें कि सबको पढ़ने में आसानी हो। आल्सो प्रोविजंस मस्ट बी क्लियर, जो भी आपने प्रोविजन ऐड करनी है वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जिसकी आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जब पब्लिक इनको रीड करे तो उनको फिर इसमें कोई दुश्वारी पेश ना आए। नंबर 5 है इफ़ अ कंपनी वायोलेट्स ऑल द प्रोविजंस द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ऑफ लेवल 1 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। अगर कंपनी इन प्रोविजंस को वायोलेट करती है या कंपनी का कोई ऑफिसर लापरवाही करता है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने में, तो उसको लेवल 1 की जो पेनल्टी है वो होगी। लेवल 1 की पेनल्टी है, जो लिमिट पेनल्टी इसमें बनती है वो है अप टू 5000, यानी एक बार जो जुर्माना होना है वो 5000 होगा। और पर डे पेनल्टी है, यानी अगर वो इस काम को, इस ऑफेंस को पर डे रिपीट कर रहे हैं तो फिर अप टू RS 500 पर डे उसको फ़ाइन होगा। ये लेवल 1 की पेनल्टी थी। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे आ जाता है आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड साइंड एंड डेटेड। द आर्टिकल्स शैल बी प्रिंटेड इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल। एक ऐसे फॉर्म में आपने उसको प्रिंट करना है कि जनरली एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं हो कि एक लाइन फ्रंट पे लिखी हो, एक लाइन सेंटर में आ जाए, एक लाइन एंड पे आ जाए, यानी अब क्या एक पूरे पेज पे 3 लाइनें आए तो वो एक अच्छा प्रिंटर नहीं होगा। जनरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए जो आम रूटीन पे होते हैं। नंबर 2 पे है डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप आर्टिकल्स बना रहे हैं तो उनको पैराग्राफ्स में आप डिवाइड करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर अलॉन्ग इज पर्सनल डिटेल्स। अब जो जितने भी इस कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इसके ऊपर साइन करने हैं विद देयर पर्सनल डिटेल्स। नंबर 3 पे आ जाता है कंटेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें अब कंटेंट्स एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि जो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने हैं उनमें कौन सी चीज़ें हमने शामिल करनी है, कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। तो पहले नंबर पे आ जाता है इसमें डायरेक्टर्स। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द गाइडलाइंस ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, देयर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, देयर रिम्यूनरेशन एंड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी मीटिंग्स। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक तो डायरेक्टर के हवाले से मालूमात होगी कि उनको अपॉइंट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या होगा, गाइडलाइंस क्या होंगी अपॉइंटमेंट की, उनकी रिम्यूनरेशन मुआवजा क्या होगा एंड द पावर्स ऑफ द बोर्ड। और अगर कंपनी की मीटिंग होती है तो बोर्ड को आपने कौन सी पावर देनी है वो भी आपने इधर रखनी है कि डायरेक्टर्स की क्या पावर होगी। बोर्ड की मीटिंग होती है तो उसमें डायरेक्टर्स की क्या पावर है ये भी आपने आर्टिकल्स में मेंशन करनी है। नंबर 2 पे आ जाता है जनरल मीटिंग्स। अब ये भी आर्टिकल्स में आपने बताना है कि जनरल मीटिंग हमने कैसे कंडक्ट करनी है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द जनरल मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड एज वेल एज ऑल द प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द जनरल मीटिंग इन एनी मैनर। जनरल मीटिंग, कंपनी की जनरल मीटिंग्स होती हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन जनरल मीटिंग में ये होता है कि कंपनी जनरल मीटिंग के बारे में आपने तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने आर्टिकल्स में मेंशन करनी है, जितनी भी प्रोविजंस हैं वो ऐड करनी है कि हमने जनरल मीटिंग कब रखनी है,
उसका फंक्शन कैसे होगा, उसकी पावर्स क्या होंगी, वो बातें आपने जनरल मीटिंग्स के हवाले से भी आपने जो बातें हैं वो आर्टिकल्स में मेंशन करनी हैं। नंबर 3 है इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। द प्रोविजंस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विल डिफाइन द गाइडलाइंस सब्जेक्टेड टू द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी की जो है ऑडिटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी, वो भी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके हवाले से भी गाइडलाइंस लिखनी है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कौन शाया करेगा या कब हम देंगे, कौन करेगा, वो बातें भी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखनी है। नंबर 4 पे है लियन ऑफ शेयर्स। The company is eligible to retain the shares of any member of the company in case they fail to pay the debt to the company. The member will not be allowed to transfer shares unless they pay their debt. अब एक मेंबर था, उसने कंपनी से उधार लिया हुआ था, तो अब उसके कंपनी के अंदर शेयर्स भी थे। अब कंपनी ने क्या करना है कि उस कंपनी उसको तब तक शेयर अलॉट नहीं करेगी जब तक वो अपना जो कर्ज़ा है वो वापस नहीं लेगी। यानी कंपनी जो है उस मेंबर्स के जितने शेयर्स हैं उनको रिटेन कर लेगी, रख लेगी। क्यों रख लेगी? क्योंकि उसने कंपनी का कर्ज़ा देना है। जब वो आदमी कंपनी को अपना जो कर्ज़ा उसने कंपनी से लिया हुआ था वापस करेगा तो उसको शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। द मेंबर विल नॉट बी अलाउड टू ट्रांसफ़र शेयर्स अनलेस दे पे देयर डेट। जब तक वो कंपनी को उसकी रकम वापस नहीं करेगा उसको शेयर्स नहीं मिलेंगे। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इन स्टॉक। The company can pass an ordinary resolution in a general meeting to convert their shares into stock. अब कंपनी ये बातें, ये कन्वर्जन ऑफ शेयर्स हो गया, लियन ऑफ शेयर्स होगा, ये आर्टिकल्स में मेंशन करनी है कि इनके बारे में हमने क्या करना है। जो भी आपने कंपनी में जो आप करना चाहते हैं वो आपने आर्टिकल्स में मेंशन करना है। अब इसमें उन्होंने वो बता रहे हैं कि एक कंपनी थी उसको आपने स्टॉक में कन्वर्ट करना है। स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करना है कि उसको आपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपने शेयर्स शो करवाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपने उसको कन्वर्ट करना है लिस्टेड कंपनीज़ में। तो जब आप लिस्टेड कंपनीज़ में करेंगे तो उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो आर्टिकल्स में आपने प्रोविजंस ऐड करनी है वो भी फिर आपको चेंज करनी पड़ेंगी। द मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजन एंड रेजोल्यूशन पास्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो कह रहे हैं कि एक कंपनी को आपने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में उधर कन्वर्ट करना है, आपने शेयर्स को आपने लिस्टेड कंपनीज़ बना के आपने उनको शो करना है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, जिस तरह आपने आर्टिकल एसोसिएशन में बताया है उसके मुताबिक फिर उस रेजोल्यूशन को पास करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर कन्वर्जन का है वो आपने इसमें मेंशन करना है। नंबर 6 पे आ जाता है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। Similar to the conversion of shares into stock, Article of Association provides the rules of the procedure to alter capital as per the company's interest. The company can decide to increase, decrease or rearrange the capital. अब कंपनी का पहले कैपिटल था, जो उसका शेयर कैपिटल था वो था 1 करोड़ रुपया। पहले दिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उन्होंने 1 करोड़ शेयर कैपिटल रखा। अब कंपनी का बिज़नेस जो है वो ज़्यादा चल पड़ा तो उन्होंने कहा कि अब बिज़नेस इंक्रीज़ हो चुका है तो हम कैपिटल भी इंक्रीज़ करें। उन्होंने कहा कि कैपिटल को इंक्रीज़ करना है 1 करोड़ से, उन्होंने कहा कि हमने 10 करोड़ करना है। तो वो ये कैसे इंक्रीज़ करना है या क्यों इंक्रीज़ करना है, ये तमाम बातें भी आपने आर्टिकल्स में लिखना है कि कल को हमें जो अल्ट्रेशन करनी पड़ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे, तो वो प्रोसीजर भी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना है। नंबर 7 पे आ जाता है वोटिंग राइट्स। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नोट्स डाउन द स्पेसिफिक कंपनी मैटर्स विच कॉल्स फॉर वोटिंग बाय मेंबर्स एज वेल एज द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वेदर बाय अ पोल और थ्रू प्रॉक्सीज। अब वोटिंग के बारे में बताना है, वोटिंग के बारे में भी आपने प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल्स में मेंशन कर देना है कि डायरेक्टर्स की अगर इलेक्शन होते हैं तो वो कैसे होंगे, आम इलेक्शन है तो वो कैसे होंगे। जो भी वोटिंग राइट्स हैं, जितने भी कंपनी के अंदर किसी किस्म का भी अगर कोई वोटिंग प्रोसेस होता है तो उसको हमने कंडक्ट कैसे करवाना है, वो तमाम आपने इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर 8 पे आ जाता है डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आल्सो प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। डिविडेंड्स जो होते हैं ये प्रॉफिट, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलते हैं। तो डिविडेंड वो कहते हैं कि सिर्फ जो है प्रॉफिट में से मिलेगा। अच्छा, डिविडेंड जो है इसकी एक डेफिनेशन है, वो आप राइट डाउन कर भी सकते हैं। व्हेन अ कंपनी जनरेट्स अ प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट्स रिटेन अर्निंग, दोज अर्निंग्स कैन बी ईदर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और पेड आउट टू शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। कंपनी को प्रॉफिट हुआ कुछ,
कंपनी ने किया क्या, या तो वो जो उन्होंने अर्निंग की है, जो प्रॉफिट हुआ है, या तो वो डिविडेंड के थ्रू शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दे, एक तो ये तरीका है। या शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमें ये प्रॉफिट फ़िलहाल नहीं चाहिए, आप इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दें बिज़नेस में, यानी आप जो ये हमारा पैसा है ये बिज़नेस में लगा दें। तो ये कैसे लगाना है, ये तमाम बातें भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद है वाइंडिंग अप। अब वैसे तो ये एक मुकम्मल कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है वाइंडिंग अप का। जब भी एक बात याद रखें कि कंपनी जो है ये ना तो किसी एक एग्रीमेंट से इनकॉर्पोरेट होती है, और ना ही कोई एक एग्रीमेंट कैंसिल करने से कंपनी कैंसिल हो जाएगी, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी या कंपनी को क्लोज़ अप हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। कंपनी एक बाकायदा लीगल प्रोसीजर से ही इनकॉर्पोरेट होती है, और इसको वाइंड अप करने के लिए भी एक लीगल प्रोसेस होता है। अब वो लीगल प्रोसेस क्या है? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मीन्स द लिक्विडेशन ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू पे इट्स डेट। यानी वाइंडिंग अप करनी है, कंपनी को क्लोज़ करना है। जब भी हम कहेंगे जब कंपनी के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए, एक तो बात ये थोड़ी मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जब कहते हैं मुश्किल वक्त आ गया, तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं और अर्निंग कम है। तो इसको हम कहते हैं कंपनी की एक डिफ़िकल्टी, कंपनी मुश्किल वक्त में है। लेकिन हम कंपनी की लैंग्वेज में कहेंगे कि ये कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस है। लिक्विडेशन प्रोसेस ये है कि कंपनी की अब अर्निंग हो नहीं रही और कंपनी के अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे बेटर ये है कि कंपनी हमें कमा के दे कुछ नहीं रही, तो हम कंपनी को बंद कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि हम कंपनी के तमाम एसेट्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जो कंपनी के ऊपर डेट्स हैं उनको उतार देते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो हम शेयर होल्डर्स में हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं कि ये आपके अपने आपके हिस्से हैं, आप अपने ले लें, और जो कंपनी का डेट है वो भी पे करके कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं। The remaining monies left after the payment of all debt and expenses are distributed among the shareholders of the company। यानी जब आपने कंपनी के ऊपर जितना भी डेट था, जो एक्सपेंसेस थे वो आपने उतारे, तो जो रकम बच गई वो आपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देनी है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आल्सो प्रोवाइड्स द प्रोविजंस एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड हैज़ टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब वो कहते हैं कि कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उसके रिलेटेड जितना भी कोई प्रोसीजर है, जो भी प्रोविजंस हैं, वो आपने ऐड करनी है कि कंपनी को अगर हमने वाइंड अप करना है तो कैसे करना है। ये बातें भी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी हैं। नंबर 4 पे जो मेन हेडिंग है वो आ गई है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स आपने बना दिए, एक दफ़ा तो आपने आर्टिकल्स सही प्रिपेयर कर दिए, अब उन आर्टिकल्स में चेंज करना है, तो वो कैसे करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये एक अलग हेडिंग है। एक कंपनी कैन अल्टर इट्स एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स इफ़ नीड अराइजेज। जब कंपनी को ज़रूरत होगी वो उसमें अल्ट्रेशन कर सकती है, चेंजिंग्स कर सकती है। द कंपनी हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू अल्टर इट्स प्रोविजन। उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने चेंज करनी है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन ज़रूरी है। द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज़ ऑफ इट्स पासिंग। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को वो जो उसकी कॉपी है वो जमा करवानी होती है। The proposed should not go against the provisions of the Companies Act or the established memorandum of association। The proposed यानी जो आपने नई प्रोविजंस बनाई हैं, जो नया आर्टिकल्स आपने बनाए हैं, उसमें जो भी आपने प्रोविजंस ऐड की हैं वो कंपनीज़ एक्ट के अगेंस्ट ना हो। जो कंपनीज़ एक्ट 2017 है उसकी किसी प्रोविजन के अगेंस्ट ना हो। एक्ट और द एस्टेब्लिश्ड मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, या जो आपकी कंपनी का मेमोरेंडम है उसके अगेंस्ट ना हो। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने कंपनी में चेंजिंग करनी है तो आपने कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं ऐड करनी जो कंपनीज़ एक्ट है, जो मेन एक्ट है, उसके अगेंस्ट चली जाए कोई प्रोविज़न, या जो मेमोरेंडम है आप उसके ख़िलाफ़ लिखना, उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोविज़न ऐड कर दें, ये नहीं होना चाहिए। डिविडेंड्स टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और डिविडेंड्स के यहाँ उन्होंने कहा कि डिविडेंड्स जो भी आपने पे करना है वो सिर्फ प्रॉफिट्स में से होगा, सिर्फ प्रॉफिट में से। एनी डिविडेंड्स में बी पेड बाय अ कंपनी इधर इन कैश और इन काइंड ओनली आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। जो भी आप बेशक उनको कैश में दें, लेकिन आपने देना सिर्फ उनको प्रॉफिट में से है। द कंपनी शुड नॉट प्रपोज एनी इलीगल एक्टिविटी। कोई इलीगल एक्टिविटी जो है वो उसमें शामिल या इंक्लूड या ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो इलीगल एक्टिविटी में आता है।
अल्ट्रेशन मस्ट नॉट प्रमोलेट अगेंस्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब आपने पहले तो आपने जो आर्टिकल्स बनाया था वो बिल्कुल ठीक था, उसके बाद आपने उसमें अल्ट्रेशन कर दी और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स था उसके राइट्स को आप उसके जो राइट्स हैं वो आपने इन्फ्रिंज कर दिए हैं। अब एक होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और एक होता है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। माइनॉरिटी शेयर होल्डर होता है जिसके शेयर्स कम होते हैं, एक कंपनी में जिसके शेयर्स कम होते हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होता है, और एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो होता है जिसके कंपनी के अंदर ज़्यादा शेयर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका कंपनी के अंदर सिर्फ 2 लाख के शेयर्स हैं, वो तो हो गया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और एक आदमी है जिसके उसी कंपनी में 20 करोड़ के शेयर्स हैं, तो वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गया। अब आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट देने के लिए ये नहीं करना कि ऐसी कोई अल्ट्रेशन कर दें जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का राइट इन्फ्रिंज हो जाए। Where such alteration affects the liabilities of members or of a class of members, it shall be carried out only if a majority of at least 3/4 supported। और ये एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने अब 100 में से 80 बंदा कहता है कि हमने अल्ट्रेशन करनी है, 100 में से 80 ने ठीक कहा कि जी ठीक है हम अल्ट्रेशन कर देते हैं, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, उन्होंने कहा ठीक है अल्ट्रेशन होनी चाहिए। अब 100 में से 20 जो हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, अब उनका राइट जो है वो तो उसमें अफेक्ट्स होंगे। तो अगर 20 में से 3/4 मेजॉरिटी सपोर्ट करती है कि हाँ ठीक है आप अल्ट्रेशन कर दें, तो फिर वो अल्ट्रेशन कंसीडर होगी, अदरवाइज़ उनके ऊपर लागू नहीं होगा। 100 में से 80 ने तो कहा ठीक है हमारे लिए जो अल्ट्रेशन है वो ठीक है, 100 में से 80 के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 20 बच गए हैं, 20 में से अगर 3/4 सपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर लागू होगा, अदरवाइज़ उनको फिर इस अल्ट्रेशन का उनको इस अल्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब अल्ट्रेशन होनी है तो ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर फिर जो लाइबिलिटी है वो भी आएगी। अब ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट नंबर 5 में क्लियर हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स। After alteration, it is obvious that liability increases but protects those members who show the dissent. Dissent persons should not be disturbed in respect of liability. After articles sent to the registrar। अब ये देखें, अब 100 में से 80 ने कहा कि जी ठीक है आप अल्ट्रेशन कर दें, उसमें हमारा फ़ायदा है क्योंकि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उनका तो हमने कर दिया। अब बाकी बचते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स 20। अब 20 में से वो कहते हैं कि अगर इनमें 3/4 सपोर्ट करते हैं तो इनके ऊपर लागू होगा, अदरवाइज़ 20 के ऊपर ये लागू नहीं होगा क्योंकि उन्होंने डिसेंट शो की है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 5 में वो यही बता रहे हैं कि जिसने ज़ाहिर बात है जब कंपनी को आपने अल्ट्रेट किया है, चेंजेस की हैं, तो लाइबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ऐसे आदमी जिन्होंने डिसेंट शो किया है उनको लाइबिलिटी जो है इसके बारे में उनको कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी रजामंदी शो नहीं की। अल्टर आर्टिकल्स सेंड टू द रजिस्ट्रार, देन रजिस्ट्रार विल एंटर इनटू रजिस्टर एंड इशू न्यू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब आपने अल्ट्रेशन कर लिया तो आपने वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने नया बनाया उसकी कापी आपने रजिस्ट्रार को सेंड करनी है। सेंड करने के बाद वो उसको रजिस्टर में एंटर करेगा और आपको एक नई कापी इशू कर देगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर जनरल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दैट्स वाई मस्ट बी अपडेटेड। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं कि जब भी कोई आउटसाइडर ने कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के पढ़ेगा, उसमें से देखेगा कि किस किस आदमी की क्या क्या लाइबिलिटी है, उसके बाद वो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो जब हर आदमी ने इन चीज़ों को पढ़ना है तो ज़रूरी है कि ये अपडेटेड होनी चाहिए, ताकि ये ना होना कि एक कोई पुराना आर्टिकल पढ़ ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस तरह अगर हम इसकी मिसाल लें प्रोस्पेक्टस की, अगर 2018 का प्रोस्पेक्टस है, अब मैंने एडमिशन लेना है 2020 में, तो वो मुझे प्रोस्पेक्टस 2018 का उठा के नहीं दे देंगे, वो कोशिश करेंगे अपडेट हो 2020 का वो मुझे देंगे प्रोस्पेक्टस, क्योंकि मैंने उसमें देखना है कि मेरिट लिस्ट क्या था। ये चीज़ें जब मैं देखूँगा तो ही मैं एडमिशन लूँगा ना। तो जब एक आउटसाइडर उसने कंपनी में कोई अपने इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले वो इन चीज़ों को देखेगा, इन चीज़ों को देख के वो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो इस वजह से ये चीज़ें इसी वजह से इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं और ये अपडेट होने चाहिए हर हालत में।